गुड मॉर्निंग। आज देखिए जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, जिसको कि सेपरेशन ऑफ पावर के नाम से जाना जाता है। देखिए सेपरेशन ऑफ पावर जो है ये सबसे पहले ये जो इस पर विचार जो किया था जॉन कैल्विन ने इसके बारे में सबसे पहले कहा था, और बाद में फ्रेंच थिंकर जो मोंटेस्को है उन्होंने काफ़ी विस्तार से, ही इज़ अ सोशल पॉलिटिकल थिंकर, जिन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में काफ़ी खुलकर और काफ़ी पुरजोर इसका समर्थन किया है। देखिए जैसे शब्द से ही हमें ये पता चलता है, जब भी हम सेपरेशन ऑफ पावर की बात करते हैं, इसके पीछे उद्देश्य जो था, जो सोच थी, वो थी कि जहाँ तक हो सके शक्ति जो है उसका केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। जैसे कि राज्य है, राज्य के जो विभिन्न उसके अंग हैं, जो सरकार के विभिन्न अंग हैं, जैसे आज लोकतांत्रिक जो व्यवस्थाएं हैं उसमें जितने भी लोकतंत्र हैं वहाँ सरकार के विभिन्न अंग, चाहे वो उसकी एग्जीक्यूटिव है या जुडिशरी है या लेजिस्लेचर है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, ये तीनों ही सरकार के जो अंग हैं, इन तीनों ही अंगों के जो कार्य, उनके कार्य क्षेत्र, उनकी शक्तियाँ जो हैं, ये सारी बातें संविधान में कही गई हैं, लिखी गई हैं। और जो भी सरकार का अंग है वो अपने कार्य में रहकर अपने जो उसकी सीमाएं हैं उनमें बंधा हुआ है, वही कार्य उसको निष्पादित करने हैं जो कि जिनके बारे में उसे कहा गया है। दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना। जब भी हम शक्ति पृथक्करण की बात करते हैं, इसका अर्थ है कि शक्ति जो है उसका शाखाओं प्रशाखाओं में उसका विभाजन करना, सरकार का जैसे जितने भी अंग हैं उन अंगों में शक्ति का विभाजन करना, और साथ ही साथ प्रत्येक अंग की यह जिम्मेदारी है कि जो उसका कार्य है वो अपने कार्य वहीं तक सीमित रहे, अपने सीमाओं का वो अतिक्रमण नहीं करे। अच्छा, दूसरी इसमें बात, जब हम शक्ति पृथक्करण की जो बात, एक इसके पीछे जो दूसरा एक सोच थी वो थी कि चेक्स एंड बैलेंसेस। देखिए चेक्स एंड बैलेंसेस का अर्थ है कि अगर सरकार का कोई भी अंग अपनी सीमाओं का अतिक्रमण कर रहा है तो फिर उसमें एक दूसरे पर ये नज़र भी रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे यहाँ इसका एक उदाहरण जो है, देखिए एक तो सबसे जो, अगर हम विश्व में देखें तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या अमेरिका का जो संविधान है वो शक्ति पृथक्करण को बहुत ज़्यादा महत्व देता है, जबकि अगर हम इसके विपरीत अगर ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जैसे हमारे देश में है या इंग्लैंड में ये देखने को मिलती है, उसमें ये इतना क्लियर नज़र नहीं आता है। इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ जो एग्जीक्यूटिव है, जो कार्यपालिका है, वो व्यवस्थापिका का ही एक कहना चाहिए, उससे उसी का अंग है। क्योंकि जितने भी हमारे एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो कार्यपालिका के जो सदस्य हैं, वे सभी संसद के सदस्य भी हैं। तो वो दोनों ही देखिए जो कहना चाहिए वो लेजिस्लेचर जो है, जब कानूनों का निर्माण होता है तब भी कार्यपालिका के सदस्य जो है उस प्रोसेस का एक हिस्सा बनते हैं, और जब उनको एग्जीक्यूट किया जाता है, जब उनको निष्पादित किया जाता है, चूँकि ये कार्यपालिका का कर्तव्य होता है, तो उसमें भी वो उतने ही मतलब उसमें उतना ही इनका इन्वॉल्वमेंट होता है। तो अगर हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में देखें तो यहाँ कार्यपालिका, व्यवस्थापिका जो है, इनकी जो कहना चाहिए जो इनका स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है, अगर इसका देखा जाए, वो ढांचा इतनी परफेक्टली उसको सेपरेट नहीं करता है। जो शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है वो संसदात्मक शासन प्रणाली में इतना स्पष्ट रूप से ये नज़र नहीं आता है जितना कि ये प्रेसिडेंशियल या कहना चाहिए जो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है उसमें ये पूरी तरह से ये स्पष्ट होता है। क्योंकि वहाँ देखिए जो एग्जीक्यूटिव है या जो लेजिस्लेचर है या जुडिशरी है वो एक दूसरे से पूरी तरह सेपरेट है। क्योंकि वहाँ जो प्रेसिडेंशियल जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसमें राष्ट्रपति एक अपनी खुद की उसकी एक कहना चाहिए एग्जीक्यूटिव होती है, ये निर्णय उसके हाथ में होता है और उनके लिए अनिवार्यता नहीं है, ना ही वे एग्जीक्यूटिव के जो कहना चाहिए जो सदस्य होते हैं वो पार्लियामेंट के सदस्यता नहीं इसमें होती है, उनकी ये आवश्यकता नहीं है। जबकि संसदात्मक व्यवस्था में जो भी कार्यपालिका के सदस्य हैं उनका संसद का सदस्य होना उनके लिए एक अनिवार्य
हमारी शर्त है। तो यहाँ देखिए एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक दूसरे से कहना चाहिए कि मिले हुए हैं, ये एक दूसरे से एकदम पूरी तरह अलग नहीं है, जबकि प्रेसिडेंशियल या अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में ये क्लियर सेपरेशन पूरी तरह से ये नज़र आता है। अच्छा, जुडिशरी जो है वो एक अलग स्वतंत्र कहना चाहिए सरकार का अंग है, और उसकी ये जिम्मेदारी है कि अगर कोई भी कानून ऐसा आता है जो हमारी संविधान के खिलाफ है, परंपरा के खिलाफ है, तो तुरंत उसे अपनी कार्यवाही करनी उसके लिए ये बेहद ज़रूरी है कि ऐसे किसी भी विधेयक को कानून बनने से रोके जो कि हमारी जो कहना चाहिए जो संवैधानिक परंपरा है उसका, अगर वो कानून उसका विरोध करता है। तो देखिए इसके पीछे जो उद्देश्य था, शक्ति पृथक्करण के पीछे जो उद्देश्य था, उसके पीछे उसमें सबसे बड़ी वजह थी कि एक तो शक्ति को किसी भी एक हाथ में नहीं होनी चाहिए, जिससे अगर वो एक व्यक्ति के पास या एक संस्था के पास सारी शक्तियाँ रहेगी तो वो एक बहुत ही अथॉरिटेरियन कहना चाहिए या एब्सोल्यूट पावर आ जाएगी। उस एब्सोल्यूट पावर को रोकने के लिए इस सिद्धांत पर जोर दिया गया। और साथ ही देखिए जो व्यक्ति की जो आज़ादी है, जो नागरिक की जो कहना चाहिए जो उसकी फ्रीडम है, उसको भी तभी महफूज रखा जाएगा, तभी उसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं जब शक्ति को अलग शाखाओं प्रशाखाओं में उसका विभाजन किया जाए। एक संस्था, एक व्यक्ति, एक शासक के पास शक्ति अगर सारी रहेगी तो ये लोकतंत्र के विरुद्ध माना जाएगा और इससे लोकतंत्र कमज़ोर होगा। थैंक यू।